वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा जी प्रोटीन के बारे में, और वो जी प्रोटीन के बारे में पढ़े हमने जो एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है और जो एडिनाइलेट साइक्लेस को इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, जिसमें हमने मेनली जीएस अल्फ़ा की बात की थी और जीआईओ अल्फ़ा की बात की थी। ठीक है, सो ये जो जी प्रोटीन्स है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होके, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, और ये जो है उसको एडिनाइलेट साइक्लेस को इनएक्टिवेट करता है। तो हमने देखा लास्ट लेक्चर में। तो और एक था वो मैं आपको बताना भूल गया इसी जी एस अल्फ़ा में, दैट इज़ द जी ओ एल एफ अल्फ़ा, दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी अल्फ़ा। ये भी क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। ये जो ऑल्फैक्टरी है मेनली ये प्रेजेंट होता है हमारे जो हम जो स्मेल करते हैं वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स है, या जिसको हम क्या बोलते हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है, वहाँ पे ये जो सिग्नलिंग है वो होता है थ्रू दिस जी ओ एल अल्फ़ा जी प्रोटीन के थ्रू। तो ये भी क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, किसमें जो ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स है, जिससे जो साइक्लिक एएमपी है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी इसी में आता है, दैट एक्टिवेट्स द एडिनाइलेट साइक्लेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एडिनाइलेट वो जी प्रोटीन्स या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। किसको? फॉस्फोलिपेज सी को। फॉस्फोलिपेज सी। ठीक है, फॉस्फोलिपेज सी को जो एक्टिवेट करता है, हम उन प्रोटीन्स के बारे में या उन जीपीसीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने कल बताया था दैट इज़ जी आई अल्फ़ा। ठीक है, तो उसमें एक आता है दैट इज़ द जी ओ अल्फ़ा, और एक क्लास है जी प्रोटीन का दैट इज़ द जी क्यू अल्फ़ा और जी ओ अल्फ़ा। ठीक है, ओ अल्फ़ा और ऑल्फैक्टरी अल्फ़ा अलग है। ठीक है, तो ये मेनली किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ये क्लास बिलोंग करते हैं जी आई ओ, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें जो ओ वाला है वो यहाँ पे है ओ अल्फ़ा। दिस जी क्यू अल्फ़ा एंड जी ओ अल्फ़ा एक्टिवेट्स द फॉस्फोलिपेज सी। ठीक है, फॉस्फोलिपेज सी को ये एक्टिवेट करता है। देन दिस फॉस्फोलिपेज सी एक्ट एज ए ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है और सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करता है। सेकेंडरी मैसेंजर मेनली फॉस्फोलिपेज सी के केस में एक आता है DAG। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं इसका जो मेन टारगेट है फॉस्फोलिपेज सी का, दैट इज जो एक एंजाइम है इसका टारगेट देता है IP2। ठीक है, IP2 को ये फिर ब्रेक करता है किसमें, डायएसाइल ग्लाइसरोल और PIP2 में। ठीक है, PIP2 PIP2, या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इज IP3 भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, दैट इज द फॉस्फो आइनोस्टोल 4,5 बिस फॉस्फेट को ये ब्रेक करता है किसमें, आइनोस्टोल 1,4,5 ट्राई फॉस्फेट। IP2 को PIP3 में, PIP3, या हम बोलेंगे IP3, दैट इज आइनोस्टोल 1,4,5 ट्राई फॉस्फेट। तो ये दोनों क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जो फिर आगे उस सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करता है। ओके, सो ये जी क्यू अल्फ़ा है, ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलिपेज सी को। तो अगर हम बात करेंगे रिसेप्टर की, बात करेंगे उन रिसेप्टर्स की जो इस जी क्यू अल्फ़ा को एक्टिवेट करता है, उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, जो जी क्यू के साथ बाइंड रहते हैं, दैट इज़ द 5HT2 सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर, ये सेरोटीन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, देन अल्फ़ा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 भी रहता है इसमें, ठीक है। मेनली अल्फ़ा 2 लिखेंगे हम, अल्फ़ा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। देन वेसोप्रेसिन टाइप 1 रिसेप्टर 1A एंड 1B, तो ये एक्टिवेट करता है इस जी प्रोटीन को। देन एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर टाइप 1, देन कैल्सिटोनिन रिसेप्टर, कैल्सिटोनिन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये कुछ रिसेप्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो मेनली जी क्यू जो जी प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है। इसी में मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी रहता है, इपिनेफ्रिन रिसेप्टर भी रहता है, वेसोप्रेसिन भी यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको ये रहते हैं। ओके, सो तो आपको पता है सेरोटोनिक पे सेरोटीन बाइंड होगा, अल्फा एड्रेनर्जिक पे एड्रेनलिन बाइंड होगा, या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बाइंड होंगे, या मेनली जैसे कि वेसोप्रेसिन है, इपिनेफ्रिन है, वो बाइंड होंगे। तो वेसोप्रेसिन पे वेसोप्रेसिन बाइंड होगा, एंजियोटेंसिन पे एंजियोटेंसिन बाइंड होगा, कैल्सिटोनिन पे कैल्सिटोनिन बाइंड होगा। देन ये जब जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर वही सेम है, दैट इज द GPCR 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। देन उसके बाद जो जी प्रोटीन इनके साथ एसोसिएटेड है, ओके, सो दैट जी प्रोटीन इज, जो अभी आपको मैंने बताया, दैट इज द GQ अल्फा। कौन सा? GQ अल्फा प्रोटीन है, जो क्या करता है, मेनली फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। ओके, देन इसी के साथ और एक है, दैट इज द GO अल्फा, ये भी फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। तो अगर हम इस GQ अल्फा की बात करेंगे, ओके, सो दिस GQ अल्फा इज ए जी प्रोटीन अल्फा सब यूनिट। तो हमने कहा था कि जी प्रोटीन के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसमें से एक जो वेरिएंट है दैट इज़ द GQ अल्फा। और मेनली जो अल्फा है वो डिफर करता है हर उसमें डिफरेंट जी प्रोटीन्स में। ओके, तो ये जो GQ अल्फा है, इट्स ए सब यूनिट इन ए फैमिली ऑफ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। दिस इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज GQ11 भी बोलते हैं उसको, GQ11 भी बोलते हैं, देन GQ और G11, ठीक है। कभी कभार इसको GQ11 14 15 भी कहते हैं। सो इट्स ए क्लोज रिलेटेड फैमिली मेम्बर। तो ये जो अल्फ़ा है इसको GQ अल्फ़ा बोलते हैं, because it coupled to G protein coupled receptor to activate beta type phospholipase। तो मेनली ये कौन से फॉस्फोलिपेज को एक्टिवेट करते हैं? फॉस्फोलिपेज सी बीटा। तो फॉस्फोलिपेज सी अल्फा भी होता है, फॉस्फोलिपेज सी गामा भी होता है, बट ये जो जी प्रोटीन है जो मेनली किसको एक्टिवेट करते हैं? फॉस्फोलिपेज सी बीटा को एक्टिवेट करते हैं। फॉस्फोलिपेज सी अल्फा को और पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होता है, जैसे कि मैप काइनेस पाथवे है उसके थ्रू, या टायरोसिन रिसेप्टर काइनेस पाथवे उसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं। तो इस जी प्रोटीन के साथ थ्रू जो एक्टिवेट होता है दैट इज द फॉस्फोलिपेज सी बीटा। सो ये एक एंजाइम है जो मेनली क्या करता है, दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेस द फॉस्फेटिडाइल फोस्फाटिडाइल आइनोस्टोल आयोनो आइनोस्टोल 4,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? PIP2, विच इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है दैट इज़ द PIP2। अगर हम मेम्ब्रेन पे देखेंगे तो वो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ द PIP2। तो ये क्या करता है? इस PIP2 को हाइड्रोलाइज करता है इनटू किस में? इनटू DAG, दैट इज द डाई एसाइल ग्लाइसरोल, डाई
एसाइल ग्लाइसरोल और IP3 में, ठीक है। IP3 मीन्स आइनोस्टोल ट्राई फोस्फेट, दैट इज द IP3, ठीक है। आइनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट में उसको कन्वर्ट करता है और DAG में कन्वर्ट करता है। तो ये जो IP3 है और ये जो DAG है, दोनों एज ए सेकेंडरी मैसेंजर की तरह ये काम करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं और बहुत सारे टारगेट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, या बहुत सारे इनके फंक्शंस रहते हैं जो हम जब हम सिग्नल ट्रांसलेशन देखेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे। तो इतना याद रखो कि जो जी प्रोटीन फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है, सो दैट इज़ द GQ अल्फ़ा। और इसके साथ साथ और एक भी है, दैट इज़ द मैंने आपको बताया GO अल्फ़ा, ठीक है। GO अल्फ़ा, तो ये GO अल्फ़ा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज़ द GI, उस फैमिली का एक सब ग्रुप है GO अल्फ़ा। तो ये भी GO अल्फ़ा क्या करता है, फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। तो ये GO अल्फ़ा मेनली एंडोथीलियल सेल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये GO अल्फ़ा एसिटाइल कोलिन के लिए जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ, और वो GO अल्फ़ा को एक्टिवेट करता है। इसका अल्फ़ा सबयूनिट क्या करता है, फॉस्फोलिपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है। और इसी का जो बीटा और गामा है वो सोडियम पोटेशियम चैनल्स ओपन करते हैं, ठीक है। और जो कैल्शियम चैनल्स है उसको क्लोज करता है, और जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम फॉस्फोलिपेज सी की बात करेंगे तो इसमें फिलहाल हम इसी का देखेंगे, दैट इज़ द GQ अल्फ़ा। तो GQ अल्फ़ा है, सो देयर आर 4 डिस्टिंक्ट प्रोटीन विच आर GQ अल्फ़ा, ठीक है। जैसे कि GQ अल्फ़ा, G11 अल्फ़ा, G14 अल्फ़ा और G15 अल्फ़ा। तो ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ द GQ अल्फ़ा से बिलोंग करता है। तो इसके लिए डिफरेंट जीन्स भी प्रेजेंट है, जैसे कि GNAQ, तो ये इसको इनकोड करता है। GNA11 इसको इनकोड करता है। GNA14 और GNA15 इसको इनकोड करता है, ओके। सो अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो जो इसका मेन फंक्शन है, तो ये GQ का, तो इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्टिवेट इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग pathway in response to activation of cell surface G protein couple receptor, ओके। तो मेनली जब G protein receptors बाइंड होगा अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो इस GQ अल्फ़ा को एक्टिवेट करेगा। देन दिस GQ अल्फ़ा विल activate the phospholipase C, and this phospholipase C will activate the PIP2 and causes the breakdown of PIP2 into DAG or IP3, ओके। तो हमने बताया कि कैसे अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होता है, वैसे ही GDP का जब कन्वर्शन किस में होगा, GDP का एक्सचेंज होगा किस में, GTP में। यहाँ पे GTP बाइंड हो जाएगा, GTP वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा एक्टिवेट हो जाएगा, और बीटा गामा से वो अलग हो जाएगा, बीटा गामा से अलग हो जाता है, एंड अल्फ़ा विल बाइंड टू इट्स टारगेट, दैट इज़ द फॉस्फोलिपेज C, एंड causes the activation of this phospholipase C enzyme। उसके बाद मेनली जो फॉस्फोलिपेज सी बीटा है उसको एक्टिवेट करता है। देन फॉस्फोलिपेज सी बीटा को एक्टिवेट करने के बाद ये PIP को ब्रेक करता है DAG और IP3 में। सो GQ इसके जितने भी क्लासेस हैं, सो ऑल क्लासेस एक्टिवेट द बीटा टाइप फॉस्फोलिपेज सी टू सिग्नल थ्रू कैल्शियम एंड फॉस्फोकाइनेस सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स रहता है, जैसे PIP2 का DIG A और IP3। तो IP3 क्या करता है,
मेनली कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ये IP3 बाइंड होता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिससे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो कैल्शियम रिलीज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ये DHU प्रोटीन काइनेज सी के साथ बाइंड हो जाता है, एक प्रोटीन काइनेज सी। ठीक है, जो बहुत सारे प्रोटीन्स को क्या करता है, वो फॉस्फोराइलेट कर देता है और उनको एक्टिवेट या इनएक्टिवेट कर देता है, और साथ में कुछ और प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि एराकिडोनिक एसिड फॉर्म करता है, जिससे फाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होता है, विच इज़ ए इन्फ्लामेटरी प्रोटीन या मॉलिक्यूल। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन में मेनली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दैट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो वो फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये जो जी प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड सी को क्या करता है, एक बाइंड होता है और एक्टिवेट करता है। ओके, तो अगर हम बात करेंगे किसकी, दैट इज मैंने आपको रिसेप्टर्स के बारे में बताया, जैसे कि सेरोटोनिन रिसेप्टर है, वेसोप्रेसिन रिसेप्टर से इनके साथ बाइंड होता है। तो हम DAG के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो ये DAG है, सॉरी फॉस्फोलिपिड सी है, वो क्या है। तो फॉस्फोलिपिड सी इज अ क्लास ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम दैट क्लीव फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपेज सी जो क्या है, इट्स अ क्लास ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या है, मेम्ब्रेन फॉस्फोप्रोटीन्स है, जो मेनली फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करता है। सो दिस PIP2, जो ही PIP2 है, इसे फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो उसको क्या करता है, क्लीव करता है जस्ट बिफोर द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉस्फेट होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप से पहले इसको क्या करता है, क्लीव करता है। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि O डबल बॉन्ड R1, देन O O O R2। तो ये एक फॉस्फोलिपिड है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉस्फोलिपेज क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। अगर हम फॉस्फोलिपेज डी की बात करेंगे, तो फॉस्फोलिपेज डी लिपिड को यहाँ से ब्रेक करता है, फॉस्फोलिपिड को। अगर हम फॉस्फोलिपेज सी की बात करेंगे, तो फॉस्फोलिपेज सी यहाँ से ब्रेक करता है। देन फॉस्फोलिपेज ए है, फॉस्फोलिपेज A2 इस फॉस्फोलिपिड्स को यहाँ से ब्रेक करता है। और अगर हम फॉस्फोलिपेज A1 की बात करेंगे, तो फॉस्फोलिपेज A1 जो एंजाइम है वो फॉस्फोलिपिड को यहाँ से ब्रेक करता है। अगर हम फॉस्फोलिपेज सी की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये हमेशा कहाँ से क्लीव करता है, जस्ट बिफोर द फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उससे पहले इस फॉस्फोलिपिड को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे हमारा बचता है दैट इज द IP3, और यहाँ पे हमारा बचता है दैट इज द DAG। ओके, so it is the most commonly taken to be synonymous with the human forms of this enzyme, which play an important role in eukaryotic cell physiology, in particular cell ट्रांसलेशन पाथवे में। तो सेल ट्रांसलेशन पाथवे में इस फॉस्फोलिपेज सी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो देयर, तो अगर हम बात करेंगे, देयर 13 काइंड्स ऑफ मेमेलियन फॉस्फोलिपेज सी। कितने हैं, 13 काइंड्स ऑफ फॉस्फोलिपेज सी पाए जाते हैं ह्यूमंस में या मेनली मैमल्स में। ठीक है, जिसको 6 आइसोटाइप में डिवाइड किया गया है। किसमें, 6 आइसोटाइप में, दैट इज बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, आयोटा एंड नीटा। ठीक है, तो इस 6 आइसोटाइप से इसको डिवाइड किया गया है। दैट इज बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सी एंड नीटा, according to their structure. So phospholipase C has unique and overlapping controls over expression and subcellular distribution. Okay, actuators of each phospholipase C vary, but typically include heterotrimeric G proteins, protein tyrosine kinase and small G proteins, calcium and phospholipid. तो जो ये phospholipase C है उसको डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो एक्टिवेट करता है। बट टिपिकली जो उनको एक्टिवेट करने वाले होते हैं, दैट इज द हमारा एक जी प्रोटीन है, जिसको हमने बताया जाता है GQ और GO। जो जी प्रोटीन है वो उसको एक्टिवेट करता है, और टायरोसिन काइनेसिस भी है जो उसको फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। स्मॉल जी प्रोटीन्स भी है जो इसको एक्टिवेट करता है। कैल्शियम है उसको एक्टिवेट करता है। फॉस्फोलिपिड्स भी है जो इस फॉस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करता है। तो मेमिलियम का हमने बात किया कि वहाँ पे आपको 6 टाइप्स के होते हैं, बीटा, गामा,
डेल्टा, एप्सिलॉन, ईटा एंड जीटा, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड सी है। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैंने आपको कहा जो प्राइमरी रिएक्शन है फॉस्फोलिपिड सी का, वो लिपिड वाटर इंटरफेरेंस में होगा, ठीक है। सो द रेजिड्यू इन द एक्टिव साइड आर कंजर्व्ड इन ऑल फॉस्फोलिपिड सी आइसोटाइप्स। तो मेनली ये क्या करता है, इस फॉस्फोलिपिड सी जो ये फॉस्फोलिपिड्स है उनको जो फॉस्फेट ग्रुप है उससे पहले क्लीव करता है। सो उसके क्लीवेज से क्या होता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए वीकली एंजाइम बाउंड इंटरमीडिएट, ठीक है। मेनली एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है पहले। अगर हम PIP2 की बात करेंगे तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक आइनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एक 1,2 साइक्लिक फॉस्फोडाइस्टर फॉर्म होता है जो और डाइएसाइल ग्लाइसरोल वहाँ से रिलीज होता है। देन उसके बाद जो इंटरमीडिएट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज यहाँ लिख देता हूँ मैं PIP2। तो जब एंजाइम यहाँ पे बाइंड होगा PIP2 के साथ, पहले एक 1,2 साइक्लिक फोस्फोडाइस्टर फॉर्म होता है और साथ में DAG रिलीज हो जाता है वहाँ से। देन 1,2 साइक्लिक फोस्फोडाइस्टर फिर बाद में IP3 में कन्वर्ट होता है एंड द two products are released, that is the IP3 and DAG, ये दोनों वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। So the end of thus the end two end products are DAG and IP3. So the acid base catalysis requires to conserve histidine residue and a calcium ion is needed for PIP2 hydrolysis, ठीक है। तो इस एंजाइम के लिए एक कैल्शियम चाहिए और 2 हिस्टिडीन रेजिड्यू चाहिए इन द एक्टिव साइट, ताकि ये जो PIP2 है इसका कन्वर्शन IP3 और DAG में हो जाए। ओके, तो इस तरीके से ये जो फॉस्फोलिपिड सी है वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें सेल सिग्नलिंग में। तो अगर हम एक्चुअल देखेंगे किसको, साइकिल को देखेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ साइकिल इसका। डायग्राम बना देता हूँ किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सो दिस इज आवर GPCR क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन। तो जैसे यहाँ पे सिग्नल बाइंड होगा तो आपको ऑलरेडी पता है जो अल्फ़ा है दैट इज़ द GQ अल्फ़ा। तो ये पहले GDP के साथ बाइंड होता है, देन बीटा गामा। जैसे ही हमारा प्रोटीन या जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे बाइंड होगा किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, तो दिस विल कॉज द एक्सचेंज ऑफ GDP विथ GTP। तो GTP का एक्सचेंज होता है GDP के लिए एंड दिस अल्फा विल गेट्स एक्टिवेटेड। जो हमारा अल्फा सब यूनिट है वो एक्टिवेट होता है अलॉन्ग विद द GTP और बीटा गामा सब यूनिट से वो अलग हो जाता है। देन दिस अल्फा सब यूनिट विल बाइंड टू द फॉस्फोलिपिड सी बीटा। तो ये जो अल्फा है अलॉन्ग विद द GTP बाइंड होता है कहाँ पे, फॉस्फोलिपिड सी बीटा पे। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, दैट इज़ द PIP2। तो ये उस फॉस्फोलिपिड सी को एक्टिवेट करके उसको PIP2 की तरफ लेके जाता है। देन व्हाट हैपन, दिस phospholipase C beta will bind to the PIP2 and causes the breakdown of PIP2 into two products, ठीक है। एक है DAG जो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहता है और दूसरा हमारा IP3, ठीक है, जो रिलीज हो जाता है। सो दिस IP3 विल
बाइंड्स विद द आयनोफोर्स, ठीक है, मेनली ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आयनोफोर्स पे जाके, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज द IP2, ग्रीन कलर में दिखाता हूँ मैं, दिस इज द IP2 यहाँ पे बाइंड होगा, जैसे IP2 यहाँ पे बाइंड होगा, देन कैल्शियम विल एग्जिट आउट फ्रॉम द, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर रहते हैं, तो कैल्शियम वहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो DAG है, ठीक है, सो दिस DAG विल बाइंड, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे वहाँ पे शॉर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे DAG यहाँ पे फॉर्म हो गया है, ठीक है, सो दिस इज द DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ये DIG क्या करता है, DIG बाइंड होता है किसके साथ, दैट इज, और एक प्रोटीन है, द प्रोटीन काइनेज C, ठीक है, सो दिस इज अवर DIG। तो ये प्रोटीन काइनेज C के साथ बाइंड होता है along विद द कैल्शियम, ठीक है, जो कैल्शियम यहाँ से रिलीज होता है, ये कैल्शियम भी यहाँ पे जाएगा, एंड दिस विल एक्टिवेट्स, और हम एक्टिवेट नहीं लिखेंगे, फॉस्फोराइलेट बोलेंगे, फॉस्फोराइलेट मेनी टारगेट प्रोटीन्स, बहुत सारे टारगेट प्रोटीन्स को ये फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे उस प्रोटीन का या तो एक्टिवेशन होगा या तो इन एक्टिवेशन होगा, ठीक है। और दूसरा ये DAG क्या करता है, खुद ब्रेक हो जाता है किसमें, एराकिडोनिक एसिड में, एराकिडोइक एसिड एंड फाइनली वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहाँ पे फॉर्म होता है। इस तरीके से ये जो फॉस्फोलिपेज C एक्टिवेट होता है, और फॉस्फोलिपेज C एक्टिवेट होने के बाद ये फॉस्फोलिपेज C बीटा क्या करता है, PIP2 को कन्वर्ट करता है IP3, और DAG में IP3 यहाँ पे बाइंड होगा किसके साथ, इस आयनोफोर्स के साथ, देन वहाँ से कैल्शियम रिलीज कराएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, देन जो कैल्शियम एक तो यहाँ पे प्रोटीन काइनेज C के साथ बाइंड होगा, साथ साथ में कैल्शियम दूसरे और प्रोटीन्स के साथ, जैसे कि कालमोडुलिन है, दैट इज अ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन्स, ठीक है, तो इस कालमोडुलिन पे बाइंड होगा, और एक कालमोडुलिन फर्दर दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द G प्रोटीन रिसेप्टर्स विच एक्टिवेट्स द प्रोटीन काइनेज C। तो इस तरीके से ये पार्टिसिपेट करता है किसमें, प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन में, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और जो PKO है वो भी इसी तरीके से क्या करता है, इस फॉस्फोलिपेज C बीटा को एक्टिवेट करता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे, दैट इज द receptor tyrosine kinase. So receptor tyrosine kinase is the largest family of enzyme linked receptors, largest family of enzyme linked receptor। तो क्या है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं। सो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस आर द हाई एफिनिटी सेल सरफेस रिसेप्टर फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड, हाई affinity receptors for many polypeptides like growth factors हैं, then cytokines हैं and other hormones, ठीक है। तो जो ये टायरोसिन काइनेस है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ये मेनली क्या करता है, मेनली इट फॉस्फोराइलेट देयर सबस्ट्रेट प्रोटीन ऑन टायरोसिन रेजिड्यू, ठीक है। तो ये मेनली जो टायरोसिन है, टायरोसिन अमीनो एसिड, उसको क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है। फॉर एग्जांपल टायरोसिन है तो वहाँ पे वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, जो भी इसका टारगेट होगा तो वो उन
टारगेट प्रोटीन्स को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। तो काइनेज हमेशा याद रखना, काइनेज मीन्स वो एंजाइम है जो टायरोसिन जो अमाइनो एसिड को फॉस्फोराइलेट करता है या मेनली एक मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेज बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, टायरोसिन काइनेज, तो उन्होंने मेंशन किया है, तो कौन से मॉलिक्यूल को वो फॉस्फोराइलेट करेंगे, दैट इज द टायरोसिन। ठीक है, तो साथ में क्या है, एक रिसेप्टर है, तो ये वो रिसेप्टर है जो टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। तो ये जो फैमिली है मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स रिसेप्टर फॉर मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो प्रोटीन टायरोसिन phosphorylation has been particularly well studied in a signaling mechanism involved in control of एनिमल सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। तो मेनली ग्रोथ फैक्टर्स के साथ ये रिलेटेड है, तो इसको लार्ज स्केल पे स्टडी किया गया है, किसमें, उन सेल्स में जो मेनली सेल डिफ्रेंशिएशन या सेल ग्रोथ दिखाते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट टायरोसिन काइनेज डिस्कवर हुआ था वो हुआ था 1980 में, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ ऑन्कोजेनिक प्रोटीन, दैट इज द एनिमल ट्यूमर वायरस, इन पर्टिकुलर दैट इज द रॉस सार्कोमा वायरस। तो जो रास सार्कोमा वायरस है, ठीक है, उसके स्टडी के टाइम पे ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है उसके बारे में पता चला। सो इन 1980 by the scientist Tony Hunter and Bartholomew NEW सेप्टन, तो उन्होंने स्टडी किया ये किस पे, मेनली जो रास सार्कोमा वायरस है उसके ऊपर। जब वो एनिमल ट्यूमर वायरस को स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे ये पता चला। सो उस टाइम पे जो रिसेप्टर पता चला, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, दैट वाज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर which was a protein tyrosine kinase by Stanley Cohen and his colleagues, clearly establishing protein tyrosine phosphorylation as a key signal mechanism in the response of cell to growth factor stimulation। तो उसके बाद दूसरा और एक उसके बारे में पता चला ग्रोथ फैक्टर के बारे में, दैट इज़ द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, जिसको जो एक प्रोटीन टायरोसिन काइनेज था। तो स्टैनली कोहेन और उसके कोलिग्स ने इसको स्टडी किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो मेनली जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है उनका फॉस्फोराइलेशन होना इम्पॉर्टेंट है, या प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होना, टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेनली रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन को। तो उसके बेसिस पे पता चला कि देयर आर सम रिसेप्टर विच मेनली phosphorylate the tyrosine residue। ओके, तो इसी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में आपको प्रोटीन टायरोसिन काइनेज भी फॉर्म मिलेगा और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी मिलेगा। प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज भी मिलेंगे और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी मिलेगा, जिसको हम साइटोकाइन रिसेप्टर भी कहते हैं, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, तो जो वो टायरोसिन काइनेज जो रिसेप्टर के साथ बाउंड हो या रिसेप्टर में ही प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। तो इसका मतलब ये है कि जो रिसेप्टर है उसी में वो एंजाइमेटिक क्वालिटी है कि वो टायरोसिन रेजिड्यूज का फॉस्फोराइलेशन कर सके। बट यहाँ पे क्या है, टायरो जो रिसेप्टर है उसमें वो क्वालिटी नहीं है, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है कि वो टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन करे। तो उस टाइम पे उस रिसेप्टर के साथ कुछ एंजाइम्स बाइंड हो जाते हैं, जो एंजाइम्स नॉन रिसेप्ट जो टायरोसिन काइनेज की तरह काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द टायरोसिन काइनेज। तो ये एक रिसेप्टर है टायरोसिन काइनेज का, सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, उनमें ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। अगर हम दूसरी की बात करेंगे, दैट इज द नॉन टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज की, तो यहाँ पे वो खुद नहीं कर पाते हैं, तो इनके साथ क्या है, कुछ एंजाइम्स एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स इन टायरोसिन का पहले तो खुद का वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन करते हैं,
एक दूसरे का। देन उसके बाद जब उनका फॉस्फोराइलेशन हुआ तो फिर उसके बाद वो उस रिसेप्टर को फॉस्फाइलेट करते हैं, मीन्स वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर खुद ब खुद अब एक दूसरे को फॉस्फाइलेट करते हैं, मीन्स रिसेप्टर खुद एंजाइम एक्टिविटी दिखा रहे हैं। बट यहाँ पे रिसेप्टर एंजाइम एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, बल्कि वहाँ पे कुछ एंजाइम्स बाइंड हो रहे हैं, फिर वो उस रिसेप्टर को फॉस्फाइलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के हम रिसेप्टर्स को बोलते हैं नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। बट ये अगेन टायरोसिन को ही फॉस्फाइलेट करते हैं, बट रिसेप्टर में वो क्वालिटी या प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर में ही वो प्रॉपर्टी है कि वो टायरोसिन को फॉस्फेट ऐड कर दे, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, मीन रिसेप्टर में वो क्वालिटी नहीं है, बट उसके साथ जो प्रोटीन एसोसिएट है उसमें वो क्वालिटी है, इसीलिए नॉन रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज। तो पहले हम देखेंगे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में। तो टायरोसिन काइनेज इज ए एंजाइम, मैंने आपको बताया दैट ट्रांसफर ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ए टायरोसिन रेजिड्यू इन ए प्रोटीन। तो मेनली क्या करता है, जो एटीपी है उससे फॉस्फेट ट्रांसफर करता है किसको, मेनली टायरोसिन। फॉर एग्जांपल ये अमीनो एसिड है, तो ये फॉर एग्जाम्पल ये टायरोसिन रेजिड्यू है, टायरोसिन अमीनो एसिड है, उस टायरोसिन अमीनो एसिड पे ये फॉस्फेट ऐड करके वहाँ पे एडीपी फॉर्म होगा, और यहाँ से एक फॉस्फेट इस टायरोसिन पे ऐड हो गया है। तो इस टाइप के हम प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द टायरोसिन काइनेसिस। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी में लगभग 2000 काइनेसिस प्रेजेंट है। कितने, 2000। उस 2000 में से 90 जो है वो क्या है, टायरोसिन काइनेसिस है। क्या है, टायरोसिन काइनेसिस है। ओके, तो जो टायरोसिन काइनेस है मैंने आपको बताया कि वो दो क्लासेस में डिवाइड है। एक जो ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर लिंक्ड काइनेसिस है, ठीक है, और दूसरा है दोस्त दैट आर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। तो कुछ है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, उनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, और कुछ साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहते हैं। तो इस 90 में से जो 58 है, सो 58 आर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ठीक है। तो 58 क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है। कितने, 58 या 59 के आसपास क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है। सो द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स 59 रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेस इंक्लूडिंग द रिसेप्टर फॉर, ठीक है। तो जो ह्यूमन जीनोम है वो कितना रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस इनकोड करता है, किसी किसी जगह पे आपको 58 दिखेगा, किसी में आपको 59। तो अगर हम बुक के हिसाब से जाएंगे तो 59 रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स इंक्लूड है, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, रिसेप्टर है। दैट इज द न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं। देन प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर है, और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स के जो रिसेप्टर्स है वो इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स है मेनली एसोसिएट है किसके साथ, शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो मैंने आपको जो बताया 59 जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, आरटीके जिसको बोलते हैं, उसमें से मैंने आपको बताया एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, देन न्यूरोनल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, देन प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं। तो और बहुत सारे दूसरे प्रोटीन्स के ग्रोथ फैक्टर्स के लिए भी रिसेप्टर्स है। तो इनका जो मेन फंक्शन किस में रहता है, दैट इज़ द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ठीक है, देन मेटाबॉलिज्म, देन एडिशन, देन मोटिलिटी, एंड कभी कभार सेल डेथ, ठीक है। तो इसके साथ ये जो रिसेप्टर है वो एसोसिएटेड है। सो इसके बाद जो बचते हैं दैट इज द 31, सो दैट बिलोंग टू द नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस, ठीक है, जो साइटोकाइन रिसेप्टर जिसको कहते हैं। सो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट रिसेप्टर टायरोसिन नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज VRC ऑन्कोजेनिक प्रोटीन। तो जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस है
as like a communication device since these membrane protein transmit signals from the cell's environment into the cell। तो ये बाहर से सिग्नल लाता है और सेल के अंदर तक वो पहुंचाता है। ओके तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की, सो इट हैज़ अ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, देन इंट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है, देन इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी डोमेन, इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी डोमेन एंड ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। जीपीसीआर की तरह इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन नहीं है बल्कि सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, और एक एक्सटर्नल लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, और एक इंटरनल टायरोसिन काइनेज डोमेन है, ठीक है, विथ अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द एटीपी बाइंडिंग एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग रीजन्स। ठीक है, तो मैं अगर डायग्राम में आपको दिखाऊं तो डायग्राम में इस तरह दिखाता हूं मैं आपको। अगर डायग्रामेटिक दिखाऊं तो लाइक this is the extracellular domain, then the intracellular domain, transmembrane domain, then the intracellular domain, then those domain which have the tyrosine and the cytoplasmic tail। ओके तो मैं इस तरह दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नॉर्मली दिस इज द टायरोसिन काइनेज पार्ट, ठीक है, सो दिस इज द साइटोप्लाज्मिक tail and this is the extra cellular domain and this is the transmembrane domain। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे उसमें था जीपीसीआर में। तो जितने भी रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है, मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर पर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, तो उनके पास एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द सिंगल फॉर्म, बट कुछ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है जो एज ए डाइमर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि इंसुलिन के लिए जो है इट प्रेजेंट इन द डाइमर फॉर्म। ओके सो जो ये बाहर है प्रेजेंट, तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सो इट हैज सम कंजर्व सीक्वेंस ऑल्सो, ठीक है, सो दीज आर द सिस्टीन रिच डोमेन्स, दीज आर कंजर्व डोमेन्स, सिस्टीन रिच डोमेन। तो ये बहुत कंजर्व रहते हैं, तो मतलब हर रिसेप्टर्स में ये डिफरेंट रहते हैं। देन ये हो गया सिंगल की बात करेंगे तो किसी किसी में ये डबल भी रहता है, जैसे इस तरीके से। तो ये मोनोमर की बात होगी। अब कोई जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो डाइमर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से। दिस इज द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, देन फाइनली द साइटोसोलिक पार्ट। तो यहाँ पे सल्फर बॉन्ड्स होंगे जो इन दो को बाइंड करके रखता है, सल्फर बॉन्ड सल्फर बॉन्ड सल्फर बॉन्ड। ओके साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकता है सी। तो ये इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर, और यहाँ पे जो मैंने दिखाया था इज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। और कुछ रहते हैं जिसमें इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, इस तरह से।
So these are the, this is for the PDGF, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो इस तरीके से ये होता है रिसेप्टर का शेप। तो किसी में सिंगल पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में होगा, ठीक है, विच हैज सम सिस्टीन रिच डोमेन ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है। तो किसी में वो डाइमर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इंसुलिन रिसेप्टर का। देन उसके बाद ये पीडीजीएफ रिसेप्टर है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन प्रेजेंट होंगे, इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन। तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, बट वो सिंगल ही प्रेजेंट होगा। तो इनका क्या है कि जब सिग्नल बाइंड होगा, तो मैं यहाँ पे दिखा था, जैसे ही सिग्नल बाइंड होगा या कोई एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, तो पहले हमें पता है ये अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे ही सिग्नल वहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाता है, ये दोनों जो रिसेप्टर है वो क्लोज एसोसिएशन में आ जाते हैं और ये डाइमर फॉर्म करते हैं। तो सिग्नल क्या करता है, इनका डायमिराइजेशन करता है। क्या करता है, डायमिराइजेशन करता है, ठीक है। तो जब डायमिराइजेशन हो जाएगा, जैसे डायमिराइजेशन होगा तो ये एक दूसरे को फोस्फाइलेट कर देते हैं। कहाँ पे, जो ये टायरोसिन अमीनो एसिड्स है वहाँ पे, टायरोसिन अमीनो एसिड्स वहाँ पे उसको फोस्फाइलेट कर देता है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका पाथवे कैसे होता है। तो अगर हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 डिफरेंट आरटीके क्लासेस आर प्रेजेंट या आइडेंटिफाइड किया गया है, जैसे क्लास 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से 11 20 तक क्लासेस प्रेजेंट है। 1 की बात करेंगे तो ईजीएफ जो फर्स्ट है वो आरटीके 1 में आता है, क्लास 1 में, ठीक है। अगर हम इंसुलिन की बात करेंगे तो ये आरटीके 2 में आता है, आरटीके 2 क्लास में आता है। तो अगर हम पीडीजीएफ की बात करेंगे तो ये आरटीके 3 में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कितने हैं, 20 क्लासेस अभी तक आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसके बेसिस पे हमने इन रिसेप्टर्स को क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया है हमने। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया, आपके इसकी काइनेज एक्टिविटी बताई। अब हम बताएंगे कैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है, कैसे ये सिग्नल पास ऑन करता है आगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज द ईजीएफ रिसेप्टर, दिस इज द ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट। तो यहाँ पर मैं ट्रांस मेम्ब्रेन दिखा देता हूँ आपको पूरा। ये ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, वो पहले प्रेजेंट, दिस इज द रिसेप्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, this is the cytoplasmic part, then this is the transmembrane part, this is the cytosolic part, okay। तो ये दोनों एक ही है, दैट इज द, ये भी मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है, भी मोनोमर में प्रेजेंट है, दैट इज द एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ओके। तो जैसे वहाँ पे कोई ग्रोथ फैक्टर आएगा तो ये क्या हो जाता है, ये जो रिसेप्टर है वो डाइमर फॉर्म करता है, दैट इज हम क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन हो जाएगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिसेप्टर्स का। इस तरीके से वो डाइमर फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डाइमराइजेशन, ठीक है। डाइमराइजेशन हो गया। जैसे डाइमराइजेशन होगा तो क्या होता है, डाइमराइजेशन के बाद यहाँ पे जो टायरोसिन रेजिड्यूज है प्रेजेंट, तो ये जो मैंने आपको बताया था, जो इसका प्रोटीन काइनेज पार्ट है, दैट इज द, दिस इज द प्रोटीन काइनेज पार्ट, जो इसकी एक्टिविटी है। ये प्रोटीन काइनेज क्या करता है, उन प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन करता है, ट्रांसफॉस्फाइलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफॉस्फाइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोफॉस्फाइलेशन। तो जिससे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, तो जितने भी टायरोसिन रेजिड्यूज होंगे वहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। यहाँ पे है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। वैसे ही दूसरे रिसेप्टर में भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। मेनली कौन से रेजिड्यूज पे, टायरोसिन पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टायरोसिन रिसेप्टर। तो जहाँ जहाँ पे
होगा वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉस्फोराइलेशन या ऑटोफॉस्फोराइलेशन भी इसको बोलते हैं, ऑटोफॉस्फोराइलेशन। तो जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ तो जितने भी टायरोसिन रेजिड्यूज है, जितने भी टायरोसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट हो गए इस रिसेप्टर पे, तो वो क्या हो जाएंगे, सबका फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पे एटीपी यूज़ होता है टू डोनेट द फॉस्फेट ग्रुप, और वहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो गया है। देन ये जो फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ, तो अब ये क्या करता है, ये बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स के लिए एक डॉकिंग साइट फॉर्म होता है। डॉकिंग साइट फॉर एग्जांपल हम किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे अपना एरोप्लेन उतारना है या हमारा हेलीकॉप्टर उतारना है, तो हमको क्या चाहिए, या तो एक हेलीपैड चाहिए या तो हमें एयरपोर्ट चाहिए, ठीक है। जब तक एयरपोर्ट और हेलीपैड नहीं होगा तब तक हम वहाँ पे अपना जो हेलीकॉप्टर होगा या अपना जो एयरपोर्ट एरोप्लेन होगा वो लैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक हेलीपैड या क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड, एरोप्लेन ग्राउंड वहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है, एयरपोर्ट होना ज़रूरी है ताकि हम वहाँ पे उसको लैंड कर सकें। तो वैसे ही ये जो फॉस्फेट है ये बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स के लिए डॉकिंग साइट साबित होता है, ठीक है, डॉकिंग साइट फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो एक प्रोटीन्स है जिनके पास एसएच डोमेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो एंजाइम्स वहाँ पे आके बाइंड होंगे। तो एसएच डोमेन का है मेनली एसआरसी होमोलॉजी डोमेन। तो ये एसआरसी होमोलॉजी डोमेन क्या है, एसआरसी होमोलॉजी डोमेन वो डोमेन है जो प्रोटीन जो एंजाइम में प्रेजेंट रहता है, और ये डोमेन क्या करता है, ये डोमेन उस प्रोटीन को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है, इसमें ये एसआरसी डोमेन प्रेजेंट है, अब दिख नहीं रहा है आपको शायद, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज ए प्रोटीन, इट हैज़ ए एसआरसी डोमेन, ये एसआरसी डोमेन इसके पास प्रेजेंट है, तो दिस इज एसएच डोमेन हम बोलेंगे, एसएच डोमेन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये एसएच डोमेन क्या करता है, वो इस प्रोटीन की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है या उसको एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये जाके इस जो टायरोसिन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है वहाँ पे जाके वो बाइंड हो जाए, क्या हो जाए, बाइंड हो जाए, ठीक है। सो उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं दैट इज द एस एच टू डोमेन या एस एच सी डोमेन, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो एस एच सी या एस एच टू दैट इज द एस आर सी होमोलॉजी टू, एस आर सी होमोलॉजी टू, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस एच टू डोमेन, एस एच टू डोमेन। तो ये क्या है, इट इज़ स्ट्रक्चरली कंजर्व प्रोटीन डोमेन, एक प्रोटीन का पार्ट है या प्रोटीन का एक पर्टिकुलर पार्ट है कंटेन्ड विद द एस आर सी ऑन्को प्रोटीन, जिसमें क्या होगा, जो ऑन्को एस आर सी ऑन्को प्रोटीन है दैट इज सार्कोमा प्रोटीन, वो प्रेजेंट है। एंड इन मेनी और इन मेनी अदर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन। तो एक प्रोटीन डोमेन है जो मेनली एस आर सी ऑन्को प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, और साथ साथ में बहुत सारे इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो एच एच टू डोमेन क्या करता है, एस एच टू डोमेन्स अलाउज द प्रोटीन कंटेनिंग दोज डोमेन्स टू डॉक टू द फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू। तो जो टायरोसिन रेजिड्यू फॉस्फोराइलेट है वहाँ पे उसको डॉकिंग करता है, उसका वहाँ पे लैंडिंग करता है, ओके। सो एस एच टू डोमेन मेनली कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है, मेनली इट इज प्रेजेंट इन दोज प्रोटीन विच आर फाउंड कॉमनली एज ए एडाप्टर प्रोटीन एंड विच एट और विच हेल्प्स इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवेज, ठीक है। तो उन प्रोटीन्स में ये प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एस एच टू डोमेन कौन से प्रोटीन्स में रहते हैं, सो द association of these downstream signaling molecule with receptor protein tyrosine kinase is mediated by protein domain, जो मैंने आपको बताया, that bind to the specific phosphotyrosine containing peptide. The first of these domains to be characterized or called SH2 डोमेन। तो ऐसे बहुत सारे SH2 डोमेन प्रोटीन्स हैं जिनमें ये SH2 डोमेन्स प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरा है PTP डोमेन, ठीक है, दैट इज द PTP डोमेन। एक हो गया SH2 डोमेन होना इंपॉर्टेंट है, इस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड होना, और दूसरा PTP डोमेन होना वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फोस्फोटायरोसिन बाइंडिंग, फोस्फोटायरोसिन,  बाइंडिंग
डोमेन तो सिग्नल ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया कि पहले इसका ऑटो फॉस्फाइलेशन होगा, तो जहाँ जहाँ पे टायरोसिन रेजिड्यू है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगे। देन उसके बाद ये जो फॉस्फाइलेशन हुआ स्पेसिफिक टायरोसिन रेजिड्यू का, तो ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द रिसेप्टर, यहाँ ऐसा बोलेंगे दिस फॉस्फाइलेशन causes activated receptor creates binding sites for SRC homology domain and phosphotyrosine binding domain containing protein। तो इस फॉस्फोराइलेशन से ऐसे प्रोटीन्स का क्या होगा, वहाँ पे डॉकिंग होगा या उनको बाइंडिंग साइट्स मिल जाएंगे जिनमें SH2 डोमेन और PTP डोमेन प्रेजेंट हो। ओके, जो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे SH2 डोमेन और SRC डोमेन कैसे होता है, PTP डोमेन, तो वो प्रोटीन्स जाके वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। अगर ये फॉस्फाइलेट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा या फॉस्फाइलेशन वहाँ पे नहीं हुआ होगा, तो ये जो प्रोटीन है जिनके पास SH2 डोमेन है और जो PTP डोमेन है वो यहाँ पे जाके बाइंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो एयरपोर्ट होगा तभी वहाँ पे एरोप्लेन लैंड होगा। वैसे ही अगर ये फॉस्फोटायरोसिन वहाँ प्रेजेंट होगा तभी ये जो प्रोटीन्स है वो वहाँ पे जाके बाइंड होंगे। ओके, सो स्पेसिफिक प्रोटीन कंटेनिंग दीज डोमेन्स इंक्लूड SRC एंड फॉस्फोलिपेज सी गामा। तो जो प्रोटीन्स है जिनमें स्पेशली ये डोमेन्स रहते हैं, दैट आर द SRC, जिसको हम क्या बोलते हैं, SRC प्रोटीन्स हैं या फॉस्फोलिपेज सी गामा है। ठीक है, तो उनमें ऐसे साइट्स प्रेजेंट रहते हैं जो वहाँ पे जाके बाइंड होते हैं। ओके, सो फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ दिस प्रोटीन ऑन रिसेप्टर बाइंडिंग लीड टू इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन। तो इससे क्या होता है, जब वो यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे तो उससे इन प्रोटीन्स का क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। किसका, जो जिनके पास ये SRC डोमेन या SH2 डोमेन प्रेजेंट है या जो PTP डोमेन है, वो जैसे यहाँ बाइंड होंगे तो इनका भी क्या होगा, वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। ओके, सो जब इनका फॉस्फोराइलेशन हुआ और जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है, तो ये खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो इट कॉजेज द इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे। तो वहाँ पे सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अदर प्रोटीन्स दैट इंटरैक्ट विद द एक्टिवेटेड रिसेप्टर एक्ट एज ए एडाप्टर प्रोटीन एंड हैव नो इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रोटीन ऐड हो गया, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, जब वो यहाँ पे बाइंड होंगे तो इनका फॉस्फाइलेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिनमें SH2 डोमेन तो प्रेजेंट है बट उनके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं रहती है। सो तो उनमें क्या होता है, सो दीज एडाप्टर प्रोटीन्स लिंक RTK एक्टिवेशन टू डाउन स्ट्रीम सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन पाथवे सच एज MAP काइनेज सिग्नलिंग कैस्केड। ओके, तो कुछ जो मैंने आपको बताया एडाप्टर प्रोटीन से वो खुद का फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाते, तो वो इस RTK को लिंक करते हैं दूसरे जो सिग्नलिंग कैस्केड इनके साथ, जैसे कि SOS है या MAP है। तो सिर्फ एक लिंक की तरह वो काम करते हैं। फिर इनका क्या होता है, इनका फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो इनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है तो इनका यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है। सो एन एग्जांपल ऑफ वाइटल सिग्नल ट्रांजैक्शन पाथवे इन्वॉल्व द टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर CMET which is required for the survival and proliferation of migrating myoblasts during myogenesis। अगर हम इस ट्रांजैक्शन पाथवे का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, दैट इज द CMET। ठीक है, CMET जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मायोजेनेसिस। ठीक है, दैट इज द मायोजेनेसिस, माइग्रेटिंग मायोब्लास्ट ड्यूरिंग या उसका सर्वाइवल या प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग मायोजेनेसिस, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर एम एम CMAT एब्सेंट है तो उससे मायोजेनेसिस क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, या मायोसिस वहाँ पे हो नहीं पाता है। ओके, सो इस तरीके से जो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अब देखो, तो मैंने आपको कहा कि
SH2 डोमेन या PTP डोमेन यहाँ पे बाइंड होगा, तो मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूँ लास्ट। तो ये हमारा प्रोटीन है विच हैज़ द SH2 डोमेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाइंड हो गया। इसके बाइंड होने से क्या होता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन मैं आपको लिखता हूँ, इट लोकलाइज द प्रोटीन्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, लीड्स टू देयर एसोसिएशन विथ अदर प्रोटीन्स, प्रमोट देयर फॉस्फोराइलेशन एंड स्टिमुलेट्स देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो इसके बाइंडिंग से क्या होता है, तो इट लोकलाइजेस these proteins to the plasma membrane तो पहला क्या होता है कि जो SH2 डोमेन जो प्रोटीन है उसका लोकलाइजेशन होता है कहाँ पे, मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास, ठीक है। तो वहाँ पे उनका लोकलाइजेशन हो जाएगा एंड जब वो लोकलाइज हो जाएंगे, सो देयर लोकलाइजेशन लीड्स देयर एसोसिएशन with other proteins with other proteins, promotes their phosphorylation and stimulates their enzymatic activity and stimulates their enzymatic एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो SH2 डोमेन जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा, तो वो पहले इसका लोकलाइजेशन होगा कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जिससे इनका एसोसिएशन होगा दूसरे प्रोटीन्स के साथ या दूसरे एंजाइम्स के साथ, जिससे वो उन एंजाइम्स को फॉस्फाइलेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम दिखाता हूँ, ठीक है। जब हम इसका पाथवे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी से मैं रिसेप्टर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोटीन आ गया, तो ये यहाँ पे बाइंड हो गया, तो वो क्या करता है, इसका फॉस्फाइलेशन करता है। अब इसके फॉस्फाइलेशन करने से वो प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, इन वो स्टिमुलेट हो जाएंगे एंड दे गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिग्नल को आगे पहुंचाता है। देन the association of these protein with autophosphorylated receptor thus represent the first step in the intracellular transmission of signal initiated by the binding of growth factor to the cell surface। तो इनका बाइंड होना इस रिसेप्टर पे ये पहला स्टेप है किसमें, सिग्नल जो भी ट्रांजिशन है या सिग्नल ट्रांजैक्शन है उसका इनिशिएशन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया वहाँ पे दूसरे बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंड होते हैं, ठीक है, जिनके पास SH2 डोमेन होंगे। तो इस तरीके से जो सिग्नल है वो आगे पहुंचता है। ओके, तो जब हम पढ़ेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय दिस प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, तब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो डोमेन है SH2 डोमेन है, किसके पास SH2 डोमेन है, और कौन सा जो ये एंजाइम्स है वो इस SH2 डोमेन पे जाके बाइंड होता है और किस तरह से वो सिग्नल आगे पहुंचाता है। तो ये हुआ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ओके।